गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्रेड ऑफ इंडियन कोल। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट रिपोर्ट आई है सोरोस जो है ग्रुप के ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की, जिसमें कहा गया है कि 2014 में अदानी ग्रुप ने एक लो ग्रेड इंडोनेशियन कोल को हाई क्वालिटी कह के तमिलनाडु की पावर जनरेशन कंपनी को बेच दिया था। तो ये जो फाइट है बिटवीन अदानी ग्रुप और सोरोस ग्रुप, ये तो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। इसके बारे में हमने हिंडनबर्ग रिसर्च में भी इन्वॉल्वमेंट देखी जॉर्ज सोरोस के ग्रुप की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कोल क्वालिटी और ग्रेडेशन है क्या। कोल क्वालिटी जो है वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर डिटरमिन होती है। जीसीवी जो है, जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी से डिटरमिन होती है जो कि बर्निंग ऑफ कोल से हम जनरेट करते हैं। कोल जो है वो फॉसिल फ्यूल होता है, तो इसलिए इसमें कई तरह के जो है मिक्सचर होते हैं, जैसे कार्बन, ऐश, मॉइस्चर या फिर अदर इम्प्योरिटीज़। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ही क्वालिटी का अच्छा वो कोल होगा। अब तीन तरह के क्वालिटी के कोल होते हैं। नॉन कुकिंग कोल, मतलब जिसमें कि ग्रॉस हीट कंटेंट के बेस पर उसको हम रैंक करते हैं। कुकिंग कोल, उसको हम ऐश की परसेंटेज के बेसिस पर ग्रेड करते हैं। सेमी कुकिंग कोल को हम बोथ ऐश और मॉइस्चर के परसेंटेज पर जो है वो ग्रेडिंग करते हैं। जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी कार्बन की होगी उतना ही क्वालिटी और उसकी ग्रेड जो है वो हायर रहेगा। अब थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, वहाँ तो नॉन कुकिंग कोल की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर हायर ऐश कंटेंट हो और वो सफिशेंट हीट जनरेट कर सके बॉयलर और टरबाइन के लिए। लेकिन समझ लो जैसे स्टील प्रोडक्शन है, उसमें हमें कोकिंग कोल की ज़रूरत होगी जिसमें ऐश कंटेंट मिनिमम होता है। ठीक है, तो अगर हम इंडियन कोल की बात करें, इंडियन कोल जो है उसमें हाई ऐश कंटेंट है, लो वो कैलोरीफिक वैल्यू का होता है। हाई ऐश कंटेंट होने की वजह से जो एवरेज ऐश कंटेंट इंडियन कोल्स में है वो 40% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टेड कोल, जिसमें कि लगभग 10% से कम ऐश कंटेंट होता है। 1954 में गवर्नमेंट जो है वो कोल प्राइसेस को 1954 से गवर्नमेंट जो है वो कोल प्राइसेस को कंट्रोल करती है, ताकि कहीं हाई ग्रेड कोकिंग कोल जो है वो पावर जनरेशन में यूज़ ना करना लग जाए। ठीक है, कम प्राइस रखोगे तो कोई ऑफ कोर्स क्यों यूज़ करेगा उसमें कोकिंग कोल को, हाई ग्रेड कोकिंग कोल को पावर जनरेशन में यूज़। कोल प्रोडक्शन की बैलेंस के लिए गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि इम्पोर्टेड कोल को लोअर ऐश और मॉइस्चर कंटेंट वाले कोल के साथ मिक्स किया जाए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने रिकमेंड किया कि 10 से 15% इम्पोर्टेड कोल को इंडियन कोल जो है वो पावर बॉयलर्स के साथ, इंडियन कोल के साथ उसको ब्लेंड करके पावर बॉयलर्स में यूज़ किया जाए ताकि पोल्यूशन कम हो सके। ठीक है, अब क्लीन कोल क्या होता है? क्लीन कोल होता है वो प्रैक्टिसेस को यूज़ करना जिससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कोल एनर्जी प्रोडक्शन को कम किया जा सके। क्लीन कोल में जो है कार्बन कंटेंट वो है इंक्रीज़ किया होता है ऐश कंटेंट को रिड्यूस करके। कई तरह के मेथड्स होते हैं, जैसे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज करना, फिर कोल वॉशिंग जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं और एमिशंस ऑफ ऐश, सल्फर और अदर पॉल्यूटेंट्स को कम किया जाता है। फिर एक होता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, जिसको हम स्क्रबर्स भी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव की जाती है एग्जॉस्ट फ्लू गैसेज में से। और गैसिफिकेशन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें सिन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं कोल को। ठीक है, ताकि वो अच्छे तरह से कोल से अच्छी तरह से जो है वो बर्न होती है। एक होता है एडवांस्ड कंबस्शन टेक्निक्स, जिसमें कि एफिशिएंसी ऑफ कोल कंबस्शन को जो है इम्प्रूव किया जाता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कोल वॉशिंग की? कोल प्लांट्स जो है वो वॉशिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि ब्लोअर्स और बाथ का यूज़ किया जाता है ऐश और मॉइस्चर को कम करने के लिए या रिमूव करने के लिए। लेकिन ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली है, इससे पावर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। अब कोल गैसिफिकेशन क्या है? कोल गैसिफिकेशन एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जो है जिसमें कि सिन गैस हम बना देते हैं कोल की, और वो क्लीन होती है और गैस टरबाइंस में उसको बर्न किया जाता है। अब इंडिया में अगर हम फ्यूचर देखें कोल प्रोडक्शन का, तो इंडिया ने 2023-2024 के टाइम पर 997 मिलियन टन्स ऑफ कोल जो है वो प्रोड्यूस किया, जो कि 11% ग्रोथ थी ओवर प्रीवियस ईयर। मोस्ट ऑफ दिस कोल जो है वो स्टेट ओन्ड कोल इंडिया लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया था। कोल जो है वो मेन स्टे है इंडिया की एनर्जी इकोनॉमी का, चाहे हम कितना भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें। लेकिन फिर भी अगर हम 2000 पिछले साल की हम आंकड़ों की बात करें,
तो रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो टोटल जो है पावर जनरेशन कैपेसिटी का 71.5% पहुँच चुकी थी पिछले साल जितनी हमने पावर जनरेशन की है। इसी सेम पीरियड में कोल का शेयर जो है वो टोटल पावर कैपेसिटी में 50% से भी कम रहा, पहली बार सिंस 1960s। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन हड़प्पन एंड वैदिक एज। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो संस्कृत स्कॉलर्स के साथ काम कर रहे हैं ऋग्वेद को डेसिफर करने के लिए, ताकि ये देखा जा सके कि क्या जो है जो वैदिक एज के लोग थे और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनमें कुछ रिलेशनशिप था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ साउथ एशिया में जो है वो प्रोलिफरेट हुई। एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ ही वन ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशंस है अर्थ की, और ये इंडस रिवर पर फ्लरिश हुई। ठीक है, इसमें आपको पता ही है अर्बनाइजेशन जो है बहुत फेमस रही। अर्बनाइजेशन जो है वो रीजन की सॉइल जब ग्रेजुअली ड्राइंग आउट होनी शुरू हुई उसकी वजह से जो है वो अर्बनाइजेशन यहाँ पर देखने को मिली है। सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन पर हुई और ईस्टवर्ड फैलकर साउथवर्ड फैलकर जो है वो ख़त्म हो गई धीरे धीरे। अब वैदिक एज क्या है? ये पीरियड है लेट ब्रॉन्ज एज का या अर्ली आयरन एज का। कहा जाता है कि उस टाइम पर वेद जो है वो बनाए लिखे गए थे या कंपोज हुए थे, और ये एंड ऑफ अर्बन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का जो टाइम है और सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो टाइम है उसके बीच में ये वैदिक एज आई। अर्ली वैदिक जो एज थी उसमें जो है जिनको हम आर्यंस कहते हैं वो सप्त सिंधु मतलब जो करंट पंजाब वाला रीजन है वहाँ पर ये बेस थी। जो लेटर वैदिक एज थी वो ईस्टवर्ड मूव हुई और ईस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न बिहार, कोसाला और विदेहा इस रीजन को उन्होंने ऑक्यूपाई किया। अब NCERT में भी अगर हम देखें तो एक मेजर एडिशन किया गया है जिसमें कहा गया है कि हड़प्पन जो है वो इंडिजिनस पीपल थे, और कुछ हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि वैदिक एज या वेदा का जो पीरियड है वो 2500 BC या 4500 साल पहले का था, और ये कोइंसाइड हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ये हाइपोथेसिस भी टेस्ट कर रहे हैं कि क्या जो हड़प्पन्स और वैदिक लोग थे वो सेम ही थे। ठीक है, एक्सकेवेशन जो है जब हमने देखी राखीगढ़ी में करके हरियाणा में, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि रिचुअल प्लेटफॉर्म्स और फायर ऑल्टर्स मिले। अब फायर वर्शिप तो ऋग्वैदिक टेक्स्ट में बहुत पॉपुलर है, राखीगढ़ी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। ठीक है, इवन मेंशन दिया गया रिवर सरस्वती का जो कि कई ऋग्वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है, और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस पे हमें ये भी देखने को मिला कि मेजॉरिटी ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स जो है वो सरस्वती रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड थी। हमें कुछ सेट ऑफ एनिमल बोन्स भी मिले हैं, जैसे खासकर हॉर्स बोन सुरकोटदा रीजन ऑफ कच्छ में गुजरात में, और वो हमें आपको ये भी पता है कि ये तो ऋग्वैदिक टेक्स्ट में भी मेंशन था हॉर्स का कि हॉर्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है। तो ऐसी कई एविडेंस हमें मिल रहे हैं जिससे हमें इन दोनों के बीच में लिंक देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ राइस एक्सपोर्ट पॉलिसी। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने इंडिया से क्वेश्चन किया है रिगार्डिंग इंडिया की राइस एक्सपोर्ट पॉलिसी, और कहा है WTO में इंडिया से क्लैरिफिकेशन मांगी है कि क्या इंडिया ने अपने राइस एक्सपोर्ट्स को रोका लास्ट ईयर और अपने एक्सपोर्टर्स को UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करने से मना किया। ये टेंडर जो हैं ब्रोकन राइस सप्लाईज़ के जो कंट्रीज़ जैसे कि कैमरून, टोगो या अल्जीरिया, उनके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखें पहले तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो हंगर और फूड सिक्योरिटी पर फोकस्ड है। 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका एम है इरेडिकेट करना हंगर और माल न्यूट्रिशन को। अब इंडिया जो है लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है ग्लोबली, जिसका 45% शेयर है वर्ल्ड राइस मार्केट में। इंडिया ने क्या किया, 2022 सितंबर में 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि डोमेस्टिक राइस के जो प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके, ज़्यादा एक्सपोर्ट ना हो। इस बैन की वजह से राइस प्राइसेस इंडिया में तो कंट्रोल हो गए, और जो है राइस कल्टीवेशन जो है वो क्योंकि उस टाइम पर कम हुआ था वाटर टेबल डिक्लाइन होने की वजह से। लेकिन बासमती राइस जो कि लगभग हाफ ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट है उसको इस बैन में नहीं डाला गया, जिससे कि ग्लोबल इम्पैक्ट जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके राइस एक्सपोर्ट बैन के।
जब से एक्सपोर्ट बैन किया गया, इंडिया ने सप्लाई किया राइस नीडी कंट्रीज़ को और अपने की स्ट्रेटजिक पार्टनर्स को केस बाय केस बेसिस पर। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसके टेंडर जो राइस के आते हैं उसमें सेवरल अफ्रीकन नेशन जो है वो हैविली डिपेंडेंट रहते हैं, खासकर राइस इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया से। जैसे टोगो जो है वो 88% अपना इंपोर्ट जो है राइस का लास्ट ईयर उन्होंने इंडिया से किया। बेनिन है, उन्होंने लगभग 61% किया। अगस्त 2024 के आसपास जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि हमें उस टाइम पर 2 लाख टन्स ऑफ राइस चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए इंडिया से। डिमांड जो है वो मेक की गई है कैटास्ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी के। लेकिन फरवरी 2024 में गवर्नमेंट ने जो है डोमेस्टिक राइस एक्सपोर्टर्स को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ठीक है, अब यूके ने क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया की जो रिस्ट्रिक्शन है उससे कंसिडरेबल डिक्लाइन देखने को मिला टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ राइस का इस पूरे साल में। कंट्रीज़ ने कहा कि क्या इंडिया ने अपनी पार्टिसिपेशन WFP एक्सपोर्ट्स में रोकी है। अगर ऐसा किया है तो ऑफ कोर्स जो WTO की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जिनीवा में हुई 2022 में, जिसमें WTO मेंबर्स ने अप्रूव किया कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन फूड परचेजेस है उसको हम एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन से बाहर रखेंगे। अगर इंडिया ने ऐसा किया तो इंडिया ने ये टर्म को वायलेट किया है। इंडिया ने अभी तक कोई इस पर रिप्लाई नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बजट एस्टीमेट से अच्छा रहा है एज़ कम्पेयर टू बजट एस्टीमेट, जबकि ये इलेक्शन ईयर था और इलेक्शन ईयर्स पर जो है गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती हैं अपना खासकर सोशल एक्सपेंडिचर। तो अब ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के आंकड़े हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये एक टेक्निकली साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सचेकर कंट्रोल करना, इंटरनल ऑडिट्स करना सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ऑफिस होता है इनका, ये मंथली और एनुअल एनालिसिस देता रहता है एक्सपेंडिचर, रेवेन्यूज़, बोरोइंग्स और कई तरह के फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के। प्रोसेस ऑफ पेमेंट्स को भी एडमिनिस्टर करता है। इंटरनल ऑडिट यूनिट्स जो हैं इनके कई मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के लिए जो है वो काम करते हैं। बैंकिंग अरेंजमेंट देखना, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को देखना, कलेक्शन करना गवर्नमेंट रिसीट्स की, ये सब काम भी होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोलंबो प्रोसेस। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो चेयर बन चुका है कोलंबो प्रोसेस का पहली बार सिंस 2003 जब से शुरू हुआ है। तो कोलंबो प्रोसेस है क्या? एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट और कंट्रैक्चुअल लेबर जो एशियन कंट्रीज़ से जाते हैं उनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड ये काम करते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की, उसमें जो है उसकी नॉलेज एक्सचेंज करने का काम करता है ये फोरम। 12 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें एशिया के। ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर रहा है 2003 से जब से शुरू हुआ है। ये पूरा प्रोसेस नॉन बाइंडिंग रहता है। डिसीजन मेकिंग जो है कंसेंसस से होती है। आपस में एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं। जो इश्यूज़ माइग्रेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये कंट्रीज़ डिस्कस करती हैं और रिव्यू करती हैं, मॉनिटर करती हैं जो भी रिकमेंडेशंस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए दी जाती हैं। इस प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं परमानेंट मिशंस इन मेंबर स्टेट्स के जो यूनाइटेड नेशंस में होते हैं जिनीवा में। इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन भी जो है टेक्निकल सपोर्ट देता है इस कोलंबो प्रोसेस को, और एक सेक्रेटरीट सर्विसेज भी दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चांगे 6। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना की स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने कहा है कि चाइना ने एक अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट फार साइड ऑफ द मून पे लैंड किया है 2 जून को। तो चांगे 6 जो है उन्होंने साउथ पोल के एथकेन बेसिन जो है बैक ऑफ द मून पर, वहाँ पर ये जो है क्राफ्ट को लैंड किया है। फर्स्ट ह्यूमन सैम्पलिंग और रिटर्न मिशन है ये फार साइड फ्रॉम द मून का। चाइनीज़ लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट्स इसको लॉन्च किया गया। ऑर्बिटर, रिटर्नर, लैंडर और असेंडर, ये चारों इसमें होंगे और ये सैम्पलिंग कंप्लीट करेगा सिर्फ 2 दिन के अंदर ड्रिल करके, और रोबोटिक आर्म से जो है सैंपल्स को ग्रैब करके इसको वापस लाया जाएगा। तो ये सेकेंड टाइम है चाइना जो है वो फार साइड ऑफ द मून पर लैंड हुआ है। पहले जो है वो 2019 में ऑलरेडी कर चुके हैं।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 60th मीटिंग ऑफ सब्सिडरी बॉडीज। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो इस बार अज़रबैजान में होनी है UNFCCC की, उससे पहले दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक CSC जो है उन्होंने कहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ को कि अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आप पूरी करो। तो जो 60th मीटिंग हो रही है सब्सिडरीज बॉडी की, वो बॉन में हो रही है जर्मनी में, जून 3 से लेकर 13 जून तक। तो ये एक तरह से मिड ईयर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसमें सारी कंट्रीज़ जो सिग्नेटरीज़ हैं UNFCCC की वो पार्टिसिपेट करती हैं। नेशनल डेलीगेट्स और सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आते हैं। एक तरह से मिड पॉइंट होता है वन COP से दूसरी COP के बीच में। तो 28th COP जो दुबई में हुई और अब जो 29th COP अज़रबैजान में होनी है, उसका ये क्रूशियल मिड पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें क्लाइमेट फाइनेंस, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स, ये सब जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। इसमें इनाग्रल एनुअल ग्लोबल स्टॉकटेक डायलॉग भी किया जाएगा इस बार। तो CSC क्या है? CSC एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है न्यू दिल्ली बेस्ड, और एक थिंक टैंक है, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इश्यूज़ को डिस्कस करता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने इसको जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी डिक्लेयर किया हुआ है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड कामों के लिए। ठीक है, जो आपकी डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है वो भी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ही पब्लिश करता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is grade of Indian coal. This topic is important for your economy and environment section. So a recent report by Organized Crime and Corruption Reporting Project, which is a venture backed by George Soros, has claimed that in 2014, Adani Group falsely labeled low-grade Indonesian coal as high-quality coal and inflated its value and sold it to Tamil Nadu's power generation company. Okay. So let us see the coal quality issue and what is coal quality and gradation. So coal quality is determined by its gross calorific value, which is the amount of heat or energy that can be generated from burning that coal. Coal is a fossil fuel, so a mixture of carbon, ash, moisture and host of other impurities is there, of course. Higher carbon content means higher quality or grade of coal. So there are three types of coal: non-coking coal, where grading is based on gross heat content. Then there is coking coal, where grading is based on ash percentage. Then there is semi-coking coal, where grading is based on ash and moisture percentage. So for every so usefulness of coal depends on its application. So in thermal power plants, we use non-coking coal, which has higher ash content, and it can generate sufficient heat for boilers and turbines. But coking coal is required for steel production, where minimal ash content is required. Okay. So what is the characteristics of Indian coal? Indian coal has always been in high ash content as compared to the imported coal. Average ash content of Indian coal is more than 40% compared to imported coal's 10% ash content. Since 1954, government has controlled coal prices so as to discourage the use of high-grade coking coal for power generation. To balance coal production, power needs and pollution, government recommends using imported coal with lower ash and moisture content. Central Electricity Authority in 2012, so as to reduce pollution, has recommended blending 10 to 15% of imported coal with Indian coal for power boilers. Okay. So if we look at clean coal, clean coal refers to those technologies and practices which are designed to reduce the environmental impact of coal energy production. Okay, so there are several techniques like carbon capture and storage, coal washing, in which impurities are removed so as to reduce the emission of ash, sulfur and other pollutants. Then there is flue gas desulfurization also, which is also known as scrubbers, and this technology removes sulfur dioxide from the exhaust flue gases of coal-fired power plants. Then there is gasification, in which coal is converted into synthetic gas or syngas. Then there is advanced combustion techniques so as to improve the efficiency of coal combustion. Coal plants also use washing techniques
employing blowers or baths, but this process is very costly, adding and it increases power production expenses. An alternative method is coal gasification, in which syngas is coal is converted into syngas, which is clean and burnt in gas turbines. So if we look at the future of coal in India, then India in 2023 and 24 produced 997 million tons of coal, which is basically an 11% growth in the over the previous year. Majority of it was produced by Coal India Limited. Coal still remains the mainstay of India's energy economy, but for the first time this year, renewable energy has accounted for 71% of the record power generation capacity that India added in the first quarter of this year. During this period, coal's share of total power capacity dropped below 50% for the first time since 1960s. So the next topic is relationship between Harappan and Vedic age. This topic is important for your art and culture section. So archaeologists are working with Sanskrit scholars to decipher the Rig Veda so that they can establish a relationship between the people of Vedic age and Harappan civilization. So Harappan civilization was a Bronze Age civilization in the northwestern regions of South Asia. Together with ancient Egypt and Mesopotamia, it was one of the three early civilizations. It flourished in the basins of Indus River. Okay, it consisted of urban planning, which is the mainstay of this civilization, and it resulted from the region's soil gradually drying out during the third millennium BC. This civilization declined, and its population dispersed eastwards and southward due to weaker monsoons and a lower water supply. Then Vedic age is the period in the late Bronze Age and early Iron Age, during which period Vedas were composed. So it lies between the end of urban Indus Valley civilization and the second urbanization, which began in central Indo-Gangetic plains. In the early Vedic period, the Aryans lived in the area known as Sapt Sindhu or the present-day Punjab region. During the later Vedic period, they gradually moved eastward and they occupied eastern UP and North Bihar area. So how archaeologists are establishing relationship between Harappan and Vedic age? So NCRT recently made a major addition in class 12 history textbook indicating that Harappans were indigenous people, and some historians believe that Vedas date back farther to 2500 BC, which is about 4500 years ago, and it would coincide with Indus Valley civilization also. Archaeologists are also working to test the hypothesis that Harappans and Vedic people were the same. So, what evidence shows? So, while excavating at the site of Rakhigadi, that is a Harappan site, archaeologists found evidence of ritual platforms and fire altars, and we all know that fire worship is also mentioned in Rigvedic texts. There is also mention of the river Saraswati, which is recorded in at least 71 times in Rigvedic text, and we all know that during archaeological excavations, the majority of Harappan settlements were discovered along the banks of river Saraswati. So another point of reference is which may link Harappans with Vedic times is a set of animal bones which are found by archaeologists in Sarkodha region of Kutch, Gujarat. So we know that these bones belong to a proper domesticated horse, which also finds mention in Rigvedic texts. Okay. So the next topic is India's rice export policy. This topic is important for our economy section. So recently, Canada, Brazil, Australia, and UK have asked India regarding its rice export policy. They are seeking clarification at the WTO whether India had stopped its rice exporters from participating in UN World Food Programme tenders earlier this year. And these tenders were for broken rice supplies to countries including Cameroon, Togo, and Algeria. Countries want to know whether India's decision was contradictory to its commitments that it made in 12th Ministerial Conference at WTO, where the countries decided to exempt such supplies from export restrictions. So, what is the UN World Food Programme? It is the world's largest humanitarian organization focused on hunger and food security, and it was established in 1961 to eradicate hunger and malnutrition. So, India is the largest rice exporter globally with 45% share in the world rice market. India imposed a 20% export duty on white rice in September 2022, and this measure was taken to control domestic price rises.
So domestically, this ban helped control rice prices, and it also was necessary to reduce paddy cultivation due to declining water tables. So we should remember that basmati rice, which accounts for nearly half of India's exports, remained unaffected by this ban and minimized the global impact of the rice export ban. So since the export ban, India has been supplying rice to needy countries and its key strategic partners also. So what is the status of World Food Program standards for rice? Several African nations, they are heavily dependent on rice from imports or rice imports from India, like Togo and Benin. So in August 2024, WFP had sought 2 lakh tons of rice for its humanitarian operations from India. This demand was made citing catastrophic levels of food security, but in February 2024, government had already barred the domestic rice exporters to participate in UN World Food Program tenders. So UK has asked that India had already committed in WTO's 12th Ministerial Conference in 2022 that, like other WTO members, they will not uh, restrict export to the WFP's humanitarian food purchases. But did it violate this commitment? So India is yet to respond to this question. So the next topic is Controller General of Accounts. This topic is important for your governance section. So government's fiscal deficit for 2023-2024 period stood at 5.63%, which is marginally better than 5.8% estimated in the union budget. This is quite remarkable, even better than the GDP figures that we have seen recently. Why? Because this was an election year. Despite election year, when we see that during election year the government goes on a spending spree, especially on social expenditure, the government has rather managed to perform better as per the estimates also. So, anyways, this figure has been shared by Controller General of Accounts, which is a department of part of Department of Expenditure in Ministry of Finance, and it is the principal accounting advisor to the Government of India. It is responsible for establishing and managing a technically sound management accounting system. It is also responsible for exchequer control and internal audits for the central government. The Office of CGA prepares monthly and annual analysis of expenditure, revenues, borrowings, and various fiscal indicators for the Government of India. It also administers the processes of payment through its internal audit units in respective ministries or departments. It is responsible for maintaining requisite technical standards of accounting in the departments. It also administers banking arrangements for the disbursements of government expenditures and collection of government receipts. So the next topic is Colombo process. This topic is important for your international relations. So India has become the chair of Colombo process for the first time since it started in 2003. So it's a regional consultative process, and it provides an important platform for the consultations on management of overseas employment and contractual labor for countries of origin in Asia. It serves as a forum for exchange of best practices on overseas employment. It has 12 member states of Asia. So India is also a member of this process since 2003 when it started. So this forum discusses experiences, optimizes development benefits from overseas employments. It also provides consultation on issues faced by migrants. This process is non-binding and decision making is by consensus. This process is coordinated through permanent missions of member states at the United Nations in Geneva, and the International Organization for Migration provides technical support and even the secretariat services to this Colombo process. So the next topic is Chang'e 6. This topic is important for your science and tech section. So China's space agency has said that China has landed an uncrewed spacecraft on the far side of the moon on 2nd of June. So Chang'e 6 aircraft successfully landed on the South Pole Aitken Basin on the back of the moon. It is the first human sampling and return mission from the far side of the moon, and it was launched by Chinese Long March 5 rocket. Chang'e 6 consists of an orbiter, returner, lander, and a sender, and this probe is scheduled to complete sampling within 2 days using a drill, and it would grab samples on the surface with a robotic arm. So this is the second time a mission has successfully reached the far side of the moon, and China has completed this first
this historic feat in 2019 already with its Chang'e 4 probe. So the next topic is 60th meeting of subsidiary bodies. This topic is important for your environment section. So as the world is gearing up for 29th Conference of Parties of UNFCCC in Azerbaijan later this year, Delhi-based think tank Center for Science and Environment has called on developed countries to fulfill their financial obligations in the fight against climate change. So this has been said on the eve of 60th meeting of subsidiary bodies, which will take place between today and 13th of June in Bonn, Germany. Okay, so this is a mid-year climate conference which brings together countries who are signatories to UNFCCC. The national delegates and civil society representatives participate here, and it is a crucial midpoint between one COP and other COP. In this case, the COP 28 of Dubai and COP 29 of Azerbaijan. So this will discuss on various critical issues like climate finance, timely submission of countries of NDCs, work on national adaptation plans. This will also this time feature an inaugural uh, annual global stocktake dialogue. Okay, what is Center for Science and Environment? It is a public interest research organization based in Delhi. It is a think tank on environment related development issues in India, and Ministry of Urban Development has also designated CSC as a center of excellence for sustainable water management. So you may also recall that this is also the same think tank which releases the Down to Earth magazine fortnightly. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.